सो द क्वेश्चन इज, कल वाले ये सेम एक क्वेश्चन आप ऐसा कर चुके हो कि द कोएफिशिएंट्स ऑफ three consecutive terms in the expansion one plus a to the power n are in the ratio 1:7:7 1:7:42 सॉरी, ठीक है। फाइंड n। क्या क्वेश्चन है? कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है बेटा? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार आने वाले, मतलब एक के बाद एक जो टर्म आ रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 या 3 4 5 या 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। जो 3 लगातार टर्म्स आएंगे ना, उनके जो कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब जो उनके, जैसे 3 मान लो, जैसे ये 1 + a to the power n है, तो nc0 हो गया, nc1 हो गया, nc2, इस तरीके के कोएफिशिएंट है। ये तो पता ही है तुमको, ये कोएफिशिएंट्स हो गए। तो इनका बताना है कि n क्या होगा अगर आप ये इनका रेशियो 3 टर्म्स का, किसी भी 3 टर्म का रेशियो ये है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। देखते हैं कोई किसका आंसर आता है, ट्राई करो। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या किया हमने। हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मान लिए, r-1 वन टर्म मान लिया, r टर्म मान लिया और r+1 टर्म मान लिया, ठीक है। 3 टर्म होंगे कॉन्जिक्यूटिव। एक जैसे मान लो r अगर आप पहला मानते तो एक इससे कम जस्ट r-1, एक इससे कम जस्ट r+1, ये 2 टर्म हो गए। अब आपने क्या किया, पहला टर्म निकाल लिया tr-1, पहले टर्म की जो वैल्यू tr-1 आपने माना है। जब आप एक्चुअल में उसका कोएफिशिएंट निकालोगे तो आपको एक सबस्क्रिप्ट कम लेना है, मतलब जौन सा वाला टर्म नंबर बोल रहा है उससे जस्ट एक वाला एक्चुअल में लेते हो आप, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो nc(r-2) हो गया, ऐसी r टर्म के लिए r-1 हो गया, ऐसी r+1 टर्म के लिए r+1 में से एक माइनस हो गया, दैट इज ncr हो गया, ठीक है। तो अब ये तीनों टर्म आपके इनके कोएफिशिएंट निकला है। अब वो सिंपल उसने क्वेश्चन में बोला है कि तीनों टर्म का रेशियो है 1:7:42। बस आपने क्या किया, पहले दोनों टर्म के रेशियो को डिवाइड करके 1/7 लिख दिया, और आखिरी के 2 वालों को निकाल के अपने 7/42 दो इक्वेशन निकाल ली। फर्स्ट इक्वेशन जब आपने सॉल्व करने के लिए गए तो आपने nCr-2 और nc/nCr-1 को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, है ना, बाई इक्वेशन 1। ये आपने 1 से सॉल्व कर लिया। तो आपने जब 1 से सॉल्व कर लिया इसको, तो ये आपका कैलकुलेशन आ गया। ये कैलकुलेशन सिंपल है, अलजेब्रिक सम है काइंड ऑफ, ये मैंने कई बार करके बताया हुआ है। तो फाइनली आपका ये आ गया। तो इससे ये पता लग गया, जब आपकी एक इक्वेशन आ गई, ऐसे ही आप अगले बार में इस इक्वेशन को सॉल्व करो। जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तब भी आपकी एक इक्वेशन बनेगी, और फिर दोनों इक्वेशनों को आपस में 3 और जो चौथी इक्वेशन आएगी उनको आपस में सॉल्व कर लोगे, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, और इक्वेशन सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दिया, समझा दिया तुम लोगों को। ओके, सो लेट्स मैं सेव कर दिया इसको, अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर r+1 r+2 भी तो मान सकते हैं ना आप? r+1 r+2 भी मान सकते हो, करेक्ट, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेने हैं आपको, आप कभी भी करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंसर डिफरेंट आ जाए, ठीक है। सर एक प्रॉपर्टी आप लिखाए थे ना, ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं अभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। x से जो इंडिपेंडेंट, मतलब x की जो पावर है वो 0 है, मतलब कुछ x का टर्म ना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का टर्म आना नहीं चाहिए उस एक्सपेंशन में। इन एक्सपेंशन ऑफ 3/2 x² माइनस 1/3x की पावर 6, ठीक है। इसमें ऐसा तुम्हें वो टर्म बताना है जिसमें x की पावर जो है x का टर्म ना आए, समझ गए। क्या करेंगे इसमें,
इसमें सिंपल है, नॉर्मल आप जो जनरल टर्म निकालते हो वो निकालो पहले, तब आपको समझ में आएगा। सर 4 आएगा। आर नहीं 4, हाँ सर करेक्ट। 5। मतलब टर्म कौन सा होगा वो, 4 नहीं है एक्चुअल, सर आर की वैल्यू 4 आ रही होगी ना, फिफ्थ टर्म है वो। यस सर, टर्म में 5 होगा। हाँ टर्म 5 हो, करेक्ट, शाबाश साक्षी, गुड। देखो जनरल टर्म आप निकालो जब भी ऐसे सवालों में, तो टी आर प्लस वन आप जनरल टर्म निकालो। तो जब आप टी आर प्लस वन निकालोगे तो एक्चुअल में आप एक कम लेते हो, तो 6CR 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर इंटू -1/3 एक्स की पावर आर, आप ये लेते हो है ना, जनरल टर्म आपका ये आएगा। तो थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 6CR क्या लिखा हुआ है कि 3/2 की पावर 6 माइनस आर अलग निकाल दो, क्योंकि आपको एक्स एक्स अलग करना है ना, एक्स से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर हो गया, अलग अलग कर लिया, इंटू -1 की पावर आर अलग लिख दो, और 1/3 की पावर आर अलग लिख दो, ठीक है, इंटू 1/x की पावर आर अलग लिख दो। तो इससे क्या है कि सारे टर्म आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे x, अब यहाँ पे x इंडिविजुअल होगी अलग अलग, है ना, तो इनको जरा फर्दर सॉल्व कर लो x की पावर के लिए। तो अगला क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर अलग, तो r 6CR 3 टू दी पावर 3। देखो यहाँ पे देखो 3 की पावर r नीचे है, और यहाँ 3 की पावर 6 माइनस आर ऊपर है। तो एक्चुअल में जो 3 की पावर आएगी वो 6 माइनस आर हो जाएगी ना, ठीक है, एक आर ऊपर है पहले से ही, और एक 3 की पावर आर यहाँ नीचे से मिल जाएगी उसको, अपॉन 2 की पावर जो 2 है हमारा नीचे, उसकी पावर 6 माइनस आर है ही पहले से। हालांकि इससे मतलब नहीं है हमको, ये मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, इंटू एक्स की पावर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर इधर, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 2 आर हो गया, अपॉन ये तो ऊपर हो गई, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर आर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, -1 की पावर आर 6CR 3 की पावर 6 माइनस 2R अपॉन 2 की पावर 6 माइनस आर इंटू, अब x की पावर r नीचे और ऊपर x की पावर 12 माइनस 2r है, तो जब ये x ऊपर पहुंचेगा तो ये माइनस r लेके पहुंचेगा, तो x की पावर 12 माइनस 2r माइनस, सॉरी 2r माइनस r नीचे वाला है ना, जो x से आया अभी, है ना, तो ये टोटल x की पावर हो जाएगी फाइनली। तो ध्यान से देखो, ये सब ऐसे ही छोड़ दो, x की पावर कितनी हो गई, 12 माइनस 3r। तो अब ध्यान से देखो, इसको लिखना ही पड़ेगा, -1 टू दी पावर r 6CR 3 टू दी पावर 6 माइनस 2r अपॉन 2 की पावर 6 माइनस r। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट हो गया, इसकी r की किसी वैल्यू के लिए ये टर्म कांस्टेंट हो गया, और ये वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू नहीं पता ना आपको। तो अब इस चीज को, इस टर्म को, ये कोएफिशिएंट जो आया है आपका TR+1 जनरल टर्म, ये इसको आपको x की पावर से या x से निजात पानी है, आपको x से आपको वो करना है, इसको फारिग करना है, x की पावर आपको खत्म करनी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए। तो जब देखो किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, तो x की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू 1 होगी। तो पावर 0 होने के लिए जो इसकी एक्चुअल पावर है 12 माइनस 3r, अगर मैं इस पावर को 0 कर दूंगा तो एक्चुअल में x की पावर 0 हो जाएगी और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, x का टर्म खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए 12 माइनस 3r इक्वल टू 0 कर दिया हमने, हेंस 3r इक्वल टू 12 एंड r इक्वल टू 4। r इक्वल टू 4 का मतलब क्या है बेटा, r बराबर 4 आने का क्या मतलब है कि एक्चुअल में आप जो टर्म निकाल रहे हो यहाँ पे ऊपर, ये आप TR+1 टर्म निकाल रहे हो, ध्यान से समझना, आप TR+1 टर्म निकाल रहे हो, इसीलिए आपने यहाँ पे r इस्तेमाल किया है, समझ गए, एक कम इस्तेमाल किया है। लेकिन एक्चुअल में आप जो जनरल टर्म लिख रहे थे वो TR+1 लिख रहे थे, इसीलिए आपका जो टर्म हो गया, फाइनल टर्म जो हो गया, जो उसने पूछा है कि कौन सा टर्म है, वो R+1 दैट इज फिफ्थ टर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया आंसर? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द टर्म, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, x से इंडिपेंडेंट हो इन द एक्सपेंशन √3x प्लस 1/2 √3 बेस x की पावर 18। ठीक है,
थोड़ा अच्छे से करना, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 उसने इसलिए लिखा है क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता, इसीलिए उसने लिख दिया है कि x जो है 0 से बड़ा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। और ध्यान रखना अंडर रूट में जो बेस है वो 3 का है, ठीक है, 3 बेस है, मतलब x की पावर एक्चुअल में 1/3 है, 1/2 नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ, हुआ नहीं है अभी तक तो लग रहा है लोगों का। मैं इजी है, ज्यादा सोचो मत, तुम लोग घबरा रहे हो। देखो अंडर रूट एक्स होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। जब अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। और जब अंडर रूट के अंदर मेंशन कर दिया कुछ तो मतलब एक्स की पावर 1/3 हो गई, क्योंकि 3 बेस हो गया ये, है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 बेस कर देता एक्स तो ये एक्स की पावर 1/4 हो जाती, ठीक है। अगर इतना इतना सर समझ में 9 आता है। क्या? 9। हाँ, आर 9 है, लेकिन टर्म कौन सा है? तो सर टर्म हो जाएगा 10th। 10th, करेक्ट, शाबाश। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, वही सेम काम करोगे, टी आर प्लस 1 निकालो तो क्या बनेगा, 18c आर 3 अंडर रूट बेस एक्स की पावर 18 माइनस आर इंटू 1/2 इंटू 3 बेस अंडर रूट एक्स की पावर आर, ये आपका बनेगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कर लो थोड़ा सा, हाफ की पावर आर को अलग निकाल लो, और एक्चुअल में 18c आर जो x जो है x की पावर अंडर वो 3 बेस अंडर रूट x जो है वो एक्चुअल में x की पावर 1/3 है, और उसकी पावर तुमको क्या दी हुई है 18 माइनस आर, मतलब x की पावर 1/3 तो है ही है, उसकी पावर भी 18 माइनस आर दिया हुआ है। थोड़ा सही से लिखते हैं इसको, मिट जाएगा 18 माइनस आर, ठीक है, इंटू अब क्या बचा 1 अपॉन नीचे x की पावर 1/3 तो पहले से ही है, इसकी होल पावर क्या दी हुई है तुम्हें आर। बस अब इसको सॉल्व कर लो फर्दर, हाफ की पावर आर अलग लिख दो, 18c आर 18c आर एक्स की पावर कितनी होगी ध्यान से देखो, तो कि 1/3 और 18 माइनस आर जो देखो इस तरीके से एक्स स्क्वायर की पावर 4 जब आप करते हो तो एक्स की पावर 8 लिख देते हो ना, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/3 इंटू 18 माइनस आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 माइनस आर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/3 और आर का मल्टीप्लाई करोगे तो आर हो जाएगा। चलो ठीक है, आर ऊपर ही लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हाफ की पावर आर 18c आर इंटू एक्स की पावर, अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, नीचे 1/3 आ रहा है और ऊपर x की पावर 18 माइनस 3 18 माइनस r/3 है, और नीचे क्या है x की पावर r/3, तो दोनों जब x की पावर r/3 ऊपर जाएगा नीचे से हर में से तो वो माइनस के साथ जाएगा, तो 18 माइनस r/3 माइनस r/3 पावर नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो फाइनली जो r की पावर जो x की पावर बची वो क्या बची, हाफ की पावर r 18c r x की पावर फाइनली जो बची वो बची, सेम बेस है तो आप माइनस कर सकते हो, 18 माइनस 2r डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये फाइनल पावर हो गई। तो अब आपको इससे इससे मुक्ति चाहिए, x से इंडिपेंडेंस चाहिए, तो 18 माइनस 2r/3 की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, सिंपल। तो 18 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, 2r बराबर 18 एंड हेंस r बराबर 9, ठीक। जब r 9 है तो एक्चुअल में आपने जनरल टर्म में कौन सा टर्म निकाला है, tr प्लस 1 वाला, तो t10 हो गया ये 10वां टर्म, और आंसर क्या आ गया आपका 10 के हिसाब से हाफ की पावर r की वैल्यू 9 है ना, हाफ की पावर 9 18c r की वैल्यू कितनी है 9 इंटू एक्स की पावर, मतलब x से तो मुक्ति होगी, तो नहीं x से मुक्ति नहीं हुई, x की पावर हो जाएगा 18 माइनस 18 है 0, राइट, ठीक है, तो x से तो मुक्ति, ये तो ये कोएफिशिएंट बन गया उसका, हाफ की पावर 9 इंटू 18c9, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Good, very good. Next question is find the rth term, ठीक है, from the end in the expansion of
इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n। ठीक है, वो कह रहा है आर टर्म निकालो इसका। आर टर्म फ्रॉम द एंड मतलब लास्ट से स्टार्ट करना है आपको, आखिरी वाले टर्म से स्टार्ट करना है, उल्टा गिनना है। मतलब जैसे 1 से लेकर 10 होता है तो 10 9 8 7 गिनते हो ना आप, ऐसे ही आपको आखिरी से गिनना है आरथ टर्म, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो बतानी है आपको। 2 लाइन का आंसर है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बताता हूँ थोड़ा सा। तो वो क्या है, इसमें थोड़ा सा समझने की वाली बात है कि टोटल जो टोटल टर्म्स कितने होते हैं हमेशा एक्सपेंशन में। टोटल टर्म्स जब आप निकालते हो तो हमेशा n+1 आते हैं ना, n+1 टर्म्स, यानी जितनी आपकी पावर है उससे एक टर्म ज्यादा आएगा हमेशा। तो x प्लस a टू दी पावर n है तो टोटल टर्म्स ऑफ कोर्स n+1 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब आपको जो है लास्ट टर्म से ऑब्जर्व करना है, तो आप ध्यान से देखो n+1 टोटल टर्म होते हैं। ठीक है, अब आखिरी वाला जो टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो एक्चुअल में क्या है, n+1 टर्म है ना, टर्म इज लास्ट टर्म। ठीक है, ये जो आखिरी n+1 टर्म होते हैं ना टोटल, मतलब जैसे मान लो अगर 6 है तो n अगर 6 होती है तो टोटल 7 टर्म है, तो आखिरी वाला जो टर्म है उसको n+1 टर्म ही बोलेंगे ना, तो 7वां टर्म वही तो हुआ। मतलब जैसे मान लो n बराबर 6 होता सपोज, है ना, तो आखिरी टर्म क्या होता है n+1 दैट इज 7। तो 7 को हम कौन सा टर्म बोलते हैं, 7th टर्म बोलते हैं ना, आखिरी वाला टर्म। तो ऐसे ही n+1 टर्म है तो इसको आखिरी वालों को n+1 टर्म बोलेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा जोड़ते हैं, मतलब जैसे ये तो आखिरी टर्म हो गया, तो एक्चुअल में इसको जब आप काउंट करोगे कि लास्ट से फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आपको काउंटिंग कैसे करनी है इसमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हमेशा लास्ट से काउंटिंग करनी है, तो उसमें थोड़ा सा अलग हिसाब चलेगा क्योंकि आप स्टार्टिंग से काउंट नहीं कर रहे हो। तो आपका जो टर्म है n+1 आखिरी टर्म है ना, ये आखिरी टर्म में से अगर मैं 1 - 1 घटा दूं, 1 - 1 क्या होता है, एक्चुअल में 0 है, तो आखिरी में से मैं 0 घटा दूं तो वो आखिरी टर्म ही रहेगा ना, लेकिन लास्ट से जब गिनोगे तो वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या किया, 1 - 1 लिख दिया ताकि मुझे पहचान हो जाए कि मेरे फर्स्ट टर्म की बात हो रही है। ऐसे ही जब मैं सेकंड टर्म लिखूंगा लास्ट से, सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, आखिरी में से मैं एक टर्म घटा दूंगा, तो यानी यहाँ पे 1 की जगह मैंने 2 कर दिया, तो सेकंड -1, है ना। ऐसे ही थर्ड टर्म लिखूंगा फ्रॉम लास्ट, तो क्या हो जाएगा, आखिरी में से मैं 2 हटा दूंगा, तो दो घटाने का मतलब मैं 3 - 1 घटा दूंगा। तो देखो एक पैटर्न बन रहा है, 3 मतलब यहाँ 3, सेकंड मतलब यहाँ सेकंड, ताकि हमें हमें याद भी तो रखना है। हम याद कैसे रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ भी लिख दूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा, है ना, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये हो गया ये, तो इसीलिए आपको जब चौथा टर्म मान लो से चौथा टर्म आप निकालोगे, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम लास्ट, तो कैसे निकालोगे, आखिरी में से अगर आप 3 टर्म घटा दोगे, यानी 4 - 1, चौथा टर्म मतलब 4 - 1। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो इतने टर्म है तुम्हारी किसी सीक्वेंस में, तो आखिरी टर्म मतलब पहला टर्म कौन सा हो गया लास्ट से, 8, ये वाला टर्म, 8वां जो टर्म है एक्चुअल में पहला टर्म हो गया लास्ट से। तो अब मैं तुमसे जब सेकंड टर्म बोलूंगा तो देखो आखिरी में से आप एक घटा रहे हो, मतलब 8 में से जब आप एक घटा दोगे तो आपको आखिरी टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, ये सेकंड टर्म है लास्ट से। लेकिन आप इसको काउंट कैसे करोगे, सेकंड को 8 - 2 तो लिख नहीं सकते, आप इसको 8 - 2 - 1 लिख रहे हो, इसीलिए ताकि मुझे याद रहे, पहचान रहे, क्योंकि ये तो 8 हो गया। अब मान लो मैं यहाँ बोल दूं 1000 टर्म है, 1000 टर्म में से मुझे बताओ आखिरी से 164वां टर्म कौन सा होगा, तो आखिरी टर्म, है ना, आखिरी टर्म माइनस 164वां चाहिए ना मुझे, तो 164 - 1, यानी अगर मैं 163वां टर्म घटा दूंगा आखिरी में से, तो मुझे आखिरी टर्म मिल जाएगा, मतलब 164वां टर्म मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, कैसे जुगाड़ बनाई जा रही है याद रखने के लिए। यस। इसीलिए इसीलिए मिटा देता हूँ अभी, समझाने के लिए था ये। इसीलिए जब भी ये पहचान के लिए, ऐसे ही जब आप आरथ टर्म निकालोगे, वो आरथ टर्म चाहिए ना उसको, आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट आप निकालोगे, तो एक्चुअल में आपका टर्म क्या हो जाएगा बेटा, n+1 माइनस r-1। समझ में आया, आरथ टर्म निकालोगे तो उसी में से एक कम कर दोगे तो आपका आरथ टर्म आ जाएगा, है ना।
जैसे फोर्थ के लिए आपने 4-1 लिख दिया, 3 के लिए आपने 3-1 लिख दिया, सेकंड के लिए आपने 2-1 लिख दिया। इसी तरीके से जब आप आखिरी, ये एक जनरल, ये क्वेश्चन नहीं है, एक टाइप ऑफ फॉर्मूला। जब भी आपको लास्ट से बोलेगा तो आपको यही पैटर्न ही याद रखना है। याद रख लेना n+1 माइनस वो वाला टर्म। तो r टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो गया, n+1 में से आपने r-1 घटा दिया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। n+1 माइनस r, जब माइनस खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो फाइनली n+2 माइनस r है ना, या फिर ऐसे लिख दो n-r+2, दैट इज मोर करेक्ट। n-r+2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका जो rth टर्म हो गया लास्ट से बेटा, वो आ गया आपका n-r+2। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, ध्यान रखना कभी भी आप निकालोगे तो rth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो गया, rth टर्म फ्रॉम लास्ट इज n-r+2। ठीक है, ये एक जनरल कंक्लूजन हो गया। ठीक है, आप इसमें भी ऐसे भी कर सकते हो, rth मतलब कि वो कोई टर्म बोल देगा, आप इसमें भी रख सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा आप वैल्यू डाल दोगे तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका rth टर्म हो गया फिर लास्ट से। तो इसको जब सॉल्व करना हो rth टर्म को, तो एक्चुअल में आप सॉल्व करोगे तो एक आपको माइनस कम लेना पड़ता है, बताइए आपको। तो n एक्चुअल में जो n-r+2 आया है, जब इसको आप एक्सपेंशन में यूज करोगे तो एक्सपेंशन में कैसे यूज करोगे, n+r अब +2 की जगह रह जाएगा +1, क्योंकि एक तो आप हमेशा कमी करते हो, 0 से काउंटिंग हो रही है, आपको पता है एक टर्म वैसे भी ज्यादा है। तो आप जब लिखोगे इस rth टर्म को, तो आप एक कम करके कैसे लिखोगे, n-r+1 इंटू x की पावर n-r+1 इंटू a की पावर n-r+1। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, n-r+1 x की पावर हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, r-1 इंटू a की पावर n-r+1। ये x प्लस a की एक्सपेंशन की बात हो रही है ना। इसका r टर्म जब आप खोलोगे लास्ट से, तो वो एक्चुअल में ऐसे खुलेगा। ठीक है, समझ में आया।